जी, उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा इसको अटेम्प्ट, बल्कि 5 मिनट से भी जल्दी कर लिया काफ़ी स्टूडेंट्स ने। अच्छा, अब ये बताइए, हाँ लेकिन एक चीज़, आप चैप्टर नंबर लिख रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने अहम अल्फाज को अंडरलाइन नहीं किया। कर ले, रीड करते हुए साथ साथ करते हैं ना फर्स्ट टाइम रीडिंग में, तो बेहतर है। पहला क्वेश्चन 2A। अच्छा पहले बताए टोटल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 34 लगभग। देखिए वही ना, 15 नंबर के एमसीक्यूज, 30 से 40 के दरमियान में रिप्रोडक्शन और रिमेनिंग केस स्टडीज। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पता चला हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, स्पेसिफिक लॉज जो एंड वाले 3 चैप्टर थे उनका भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, डिस्क्राइब कोजाई कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन the circumstances in which quasi contract may be formed. Describe quasi contract, ये पहली रिक्वायरमेंट है एक, एंड एक्सप्लेन circumstances, circumstances को भी अंडरलाइन करना है, ये एक्सप्लेन को अंडरलाइन करना है और circumstances, यानी हमने डेफिनेशन भी लिखनी है, circumstances भी लिखनी है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? quasi contract, चैप्टर 8। circumstances याद है? quasi contract क्या क्या थी? नेसेसिटी सप्लाइड, शाबाश। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, नॉन ग्रेजुएट एक्ट वगैरह वगैरह। क्लियर ये? अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ हेडिंग बतानी लिखनी है या कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी? उसने एक्सप्लेन का वर्ड यूज किया है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। बी अंडर द, अच्छा बी भी क्या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है? यस। अच्छा बी अगर केस स्टडी हो ना तो भी लाजमी नहीं है कि 2A के बाद 2B ही करें, आप 2A के बाद 3B भी कर सकते हैं। जैसे अगर 2 और 3 दो क्वेश्चन होते, ये रिप्रोडक्शन का होता, ये केस स्टडी होती, और ये केस स्टडी होती, ये रिप्रोडक्शन का होता। आप पहले ये और फिर ये कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन की तरतीब भी लाजमी नहीं, पार्ट्स की भी तरतीब लाजमी नहीं, लेकिन बेहतर यह होता है कि आप क्वेश्चन 2 जब स्टार्ट किया ना तो पार्ट A किया तो पार्ट B भी उसके साथ ही जोड़े, टॉप के लिख ले, अटेम्प्ट ना करें, अटेम्प्ट बाद में कर लीजिएगा, उतनी जगह छोड़ दे, आपको अंदाजा तो हो ही जाता है ये 1 सफ़े का होगा या 2 सफ़े का होगा। जजमेंट लगा के ये भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर लिख दें, उसकी जगह छोड़ दें कि बाद में करेंगे, लेकिन पार्ट्स करके बाद में अलग से, यानी रिप्रोडक्शन सारी इकट्ठे करके केस स्टडी बाद में एंड पे भी कर सकते हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूं? वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं जब स्टूडेंट था अमूमी तौर पे मैं क्या करता, क्वेश्चन 2 लिख के 2A, फिर उसके बाद आगे 2B लिख के खाली छोड़ दिया करता था, केस स्टडी है मैं कहता तसल्ली से एंड में करूंगा। फिर आगे 3A वो भी छोड़ दिया क्योंकि केस स्टडी थी, 3B उसको पकड़ लिया। एग्जामिनर को क्या पता हमने कौन सी तरतीब से किया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहले 2A किया फिर 3B किया, फिर 2B कर दिया, फिर 3A कर दिया, रिप्रोडक्शन इकट्ठे हो गए, केस स्टडी इकट्ठे हो गए। अंडर द प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1930 लिस्ट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनरशिप के लफ्ज से क्या पता चला? पार्टनरशिप वाला टॉपिक है, 11 12 13 है, रिस्ट्रिक्शन पूछ रहा है। कौन सी रिस्ट्रिक्शंस? किस चैप्टर का क्वेश्चन है? 12। और इसमें अंडरलाइन क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। क्या सिर्फ हेडिंग्स दे देंगे, यहाँ की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? एक्सप्लेन नहीं करना, बोला लिस्ट, लिस्ट में आइडेंटिफाई और स्टेट, ये 3 अल्फाज में बोला था आपको, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये किस में है? 13 में। 12 वाला कौन था? 12 वाला अहमद भाई ऐसा ना किया करें, हमें दूसरे चैप्टर पे ना लेके जाया करें। चले बहरहाल चैप्टर नंबर आगे पीछे हो भी जाए ना, फर्क नहीं, ज्यादा अहम कंसेप्ट होता है। लिखनी तो आपने रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ही थी, ये चैप्टर 30 जी। हाँ तीनों बेसिकली एक ही टॉपिक है। 3A अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट। अब ये कंपटीशन एक्ट, इसका मतलब है ये आखिरी वाले जो 3 स्पेसिफिक जो मैंने बताया कभी भी नहीं छोड़ने। सबसे आसानी से नंबर लेने वाले 4 चैप्टर्स कौन से हैं? पहला चैप्टर और आखिरी 3 चैप्टर। कंपटीशन एक्ट आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट्स दैट आर स्पेसिफिकली वाइड अनलेस एग्जेम्प्टेड अदरवाइज। अच्छा अब ये देखे, सिमिलर क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है,
और ये कुछ स्टूडेंट ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चले जाते हैं। कंपटीशन एक्ट में भी कह रहा है एग्रीमेंट वॉइड है, याद है? कौन से वाले एग्रीमेंट वॉइड हैं कंपटीशन एक्ट में? प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट, ठीक है, वो दो कंपनीज आपस में मिलके हाँ वो रिस्ट्रिक्ट करती थी प्राइस को, जियोग्राफिकल लोकेशन को, क्वांटिटी। हाँ जी, ये अहम चीज, कंपटीशन एक्ट को अंडरलाइन करें, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। ये वो जो था ना क्या था, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले वाइड है, और क्रिमिनल एक्ट वाले वाइड है, और वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड, लिस्ट थी ये 8-10। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट वाइड है। ये वो वाले वाइड एग्रीमेंट नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए हैं। और ये किसमें पूछ रहा है? कंपटीशन एक्ट में। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ के वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चले गए थे? एग्जाम्प्ट वाले नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्वेश्चन के साथ ये किस लॉ में से पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, इसको भी अंडरलाइन करना है, वरना आसान, हालांकि ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो गलत चैप्टर पे चले जाए सारा क्वेश्चन गलत। असल में लफ्ज एग्जेम्प्टेड से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम्पशन का लफ्ज भी हमारा स्पेसिफिक वाले लॉज में डिस्कस हुआ है। फिर डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट, ये भी स्पेसिफिक लॉ वाली वर्ड में है। डेफिनेशन याद की थी ना, वो मुश्किल सी डेफिनेशन जो थी, वो याद है? नहीं, हो ही नहीं सकता याद हो आपको, सारे पास ना हो जाए। कितने स्टूडेंट को याद है इलेक्ट्रॉनिक फंड वाली डेफिनेशन? हाथ उठाएं जरा। ये ले टेलीग्राम भूल जाती है, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं करते। जिस चीज को रिवाइज ना करें वो चीज भूल जाती है, सिंपल। ब्रीफली डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर ए बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली बट रिजेक्टेड बाय द सेनेट। क्या होता है, क्या करना है इस केस में? ये चैप्टर 1 में से क्वेश्चन है, जॉइंट सीटिंग में जाएगा, वहां पे अगर उन्होंने पास नहीं किया तो वाइड, पास कर दिया तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने क्या करना है, 10 दिन के अंदर अंदर इसको साइन करना है। अब वो क्या प्रेसिडेंट इसे वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए? नहीं भेज सकता। इस केस में नहीं। क्यों? ये ऑलरेडी जॉइंट सीटिंग से हो गया है, दोबारा जॉइंट सीटिंग में थोड़ी भेजेगा। ऐसा ही है, वापस तो उसको भेजते हैं जो सिंगल सीटिंग से आया हो। ये तो जॉइंट सीटिंग हो चुका है। ये भी रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर 1 का है, ऐसा ही है। नेक्स्ट, अब ये केस स्टडी है। अभी हमने केस स्टडी को हाथ नहीं लगाना। ये भी केस स्टडी, ये भी केस स्टडी, देख के पहचान हो रही है ना केस स्टडी है। ये भी केस स्टडी, बी मुझे लग रहा है कि शायद केस स्टडी ना हो, छोटा सा क्वेश्चन है। ये भी केस स्टडी है, चले छोड़ दे फिर इसको, शक हो तो छोड़ दे, बाद में देख लेंगे इसको। ये 10, ये केस स्टडी नहीं है। आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी, अच्छा ये वो वाले एग्रीमेंट है, हाँ जी, वाइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले। फिर डिफाइन द टर्म एजेंट एंड एक्सप्लेन हाउ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट इज डिटरमिन्ड। एजेंट को डिफाइन करेंगे जो किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शंस पे एक्ट करता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक्ट करे। और इसकी अथॉरिटी कैसे डिटरमिन की जाती है? ये किसकी अथॉरिटी होती है? एक्चुअल अथॉरिटी या एक्सप्रेस अथॉरिटी? एक होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। तीनों को डिफाइन कर डिस्क्राइब कर देंगे कि एक आदि को? तीनों को। तो ये जो पार्ट ए है ये किसी और चैप्टर का, ये कलमन चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, और जो पार्ट बी है ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, ऐसा ही है। अब सुन लीजिए, ये तकरीबन रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं, यानी 40 नंबर के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं, 40 नंबर की केस स्टडीज ज्यादा टाइम लेती हैं, क्योंकि केस स्टडी में आपने लिखने से पहले सोचना भी होता है। रिप्रोडक्शन में सोचने की जरूरत नहीं होती, वो तो रटा होता है ना, आपने सिर्फ ये डिसाइड करना था कि इसका चैप्टर कौन सा चैप्टर है, कौन सा कंसेप्ट है। तो इसीलिए हमने पहले एमसीक्यूज किए। वो क्यों एमसीक्यूज पहले किए? उसमें मार्क्स लेना आसान है। अच्छी तैयारी की हो ना तो आपको 11-12 नंबर मिल जाते हैं आसानी से, और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाती है। क्या आपने बाकी 85 में से 40 मार्क्स लेने, या अगर अच्छी तैयारी हो तो 36-7 लेने हैं सिर्फ।
अच्छा, दूसरे फेज में हमने क्या किया, पहले 15-20 मिनट में एमसीक्यूज, बाकी तकरीबन सवा घंटे में हमने क्या किया, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन को कर लिया। ये सेकंड फेज कंप्लीट। अब तीसरा और आखिरी फेज स्टार्ट हुआ। ये कौन से वाला है, केस स्टडीज का। इसमें तकरीबन आपके पास 1.5 से पौने 2 घंटे होंगे, डिपेंड करता है 1.5 से पौने। ये आपने टाइम साथ साथ नोट करते जाना है, और जितने मार्क्स हो ना उस लिहाज से टाइम 6 नंबर है ना, आपको पता है ना। आपको पहले चैप्टर से ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं टाइम बाउंड करने की, अब उसके ऊपर अमल भी करना है। अब अमल का टाइम आ गया है कि हर क्वेश्चन, ये ना एंड पे एकदम से पता चले वो आखिरी 20 मिनट रह गया और अभी 25 नंबर के क्वेश्चन केस स्टडी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रैक्टिस पूरे सेशन में की है, एग्जाम में उसको इंप्लीमेंट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 × 1.8, ठीक है। उसको कितने बनते हैं, 10.8, हाँ 11 नंबर, सॉरी 11 मिनट, 11 मिनट के अंदर उसको निपटाना है आपने, 10:30 11 मिनट में, ठीक है जी। तो लगभग एंड पे केस स्टडी के लिए आपके पास 1.5 घंटा से पौने 2 घंटे होंगे। अब क्या करना है, सुनने। अब तीसरे फेज में आ गए हम। पहला फेज एमसीक्यूज वाला, दूसरा फेज रटे वाला, तीसरा फेज कौन सा है। और इससे पहले थर्ड फेज में आने से पहले केस स्टडी को आपने रीड भी नहीं करना, वरना वो जो रीडिंग की होगी ना दोबारा रीड करना पड़ेगा, वो पहले वाला टाइम वेस्ट हो जाता है। अब आपने पहले वो केस स्टडी उठानी है जो छोटी होगी, वो केस स्टडी उठानी है जो छोटी होगी, ठीक है। अब ये आपने देख के जज करना है कौन सी वाली आपके ख्याल में है। 9 है, 8 है, ना 7 तो एंड पे करूंगा मैं, सबसे एंड पे, ऐसे ना करें। अच्छा, ये 6 क्वेश्चन बड़ा है लेकिन केस स्टडी छोटी छोटी हैं, ये करते हैं क्या क्या कहते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन 5 भी इसी तरह का, 5 ये ले, 5 और 6 दोनों छोटे छोटे पार्ट, छोटी छोटी केस स्टडीज है। ये 1 2 3 केस स्टडी, तीनों छोटी छोटी, ये बेहतर है। तो पहले क्वेश्चन 5, पेंटागन। अच्छा, एक चीज आप नोट करें, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसका मतलब है हर एक पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है। कह रहे पेंटागन डीलर्स इज ए पार्टनरशिप फर्म engaged in the purchase and sale of automobiles. Saad, Muna and Zain partners in PD share profits in equal proportion. सबसे पहले किस लफ्ज को अंडरलाइन करें, पार्टनरशिप। पता चले पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। फिर क्या नेचर ऑफ बिजनेस बताया, क्या पार्टनरशिप में नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन करते हैं हम, ये भी आपको बताया क्यों अंडरलाइन करते हैं जी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है सिमिलर बिजनेस कंपीटिंग बिजनेस वाली अक्सर, या वो चेंज, बिजनेस को चेंज करना होता है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो पार्टनरशिप में नेचर ऑफ बिजनेस अहम है, नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन करें। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, तो अब अगर इसमें कहेगा पहले सीडीज, पहले वो जो है 70 सीसी की बाइक बनाते थे, अब 100 सीसी की बाइक बनानी है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया ना। नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुई है, नेचर ऑफ बिजनेस वही है। पहले भी ऑटोमोबाइल का था, अब भी ऑटोमोबाइल का, बल्कि लफ्ज ऑटोमोबाइल में तो गाड़ियां भी आ जाती हैं। तो मोटरसाइकिल बना रहे थे पहले, अब गाड़ियां बनाने का काम करना है, वो भी नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, ऐसा ही है, वो भी ऑटोमोबाइल में ही आते हैं। ऑटोमोबाइल की डेफिनेशन में व्हीकल्स, कार। चलिए आगे चलते हैं। Following are some of the matters related to PD and its partners. A car racing championship is planned to be held in Karachi on 31 March 2024. On 1st January 2024, PD entered into marketing collaboration with a car racer, Sphere Riders, for ₹2 million. कार रेसर के साथ उन्होंने कहा, कार रेसर तुम ऐसा करो, तुम हमारी एडवर्टीजमेंट करो। ऐसे है ना, ये जो फुटबॉलर वगैरह होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, तो ये जिस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं फिर उसकी सेल बढ़ जाती है ना। हाँ, अपने काम से इन्हें पैसे इतने मिलते हैं ना मिलते हो, इस काम से अच्छे खासे इकट्ठे हो जाते हैं। अंडर द कोलैबोरेशन पीडी आल्सो प्रॉमिस टू डिलीवर ए ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार टू एसआर। एसआर को बोला तेरे को ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार भी देंगे इफ इट विंस द फाइनल ऑफ द चैंपियनशिप। अगर तुमने चैंपियनशिप का फाइनल जीता तुम्हें 2 मिलियन तो देंगे ही। ये भी तो ये कौन से वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इफ विंस कंटिजेंट, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ।
नहीं, जीतने वाले को जो इनाम मिलता है वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता। अगर मैच जीतने वाले हारने वाले को पैसे मिले ना, बाज़ औक़ात हारने वाले को भी पैसे मिलते हैं दूसरा इनाम, वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। जो बाहर बैठे होते हैं लोग ना, जो ना जीतने वाले हैं ना हारने वाले, मैच में उनका रियल इंटरेस्ट कोई नहीं है, जो पैसा लगाते हैं वो जुआ होता है। ये हमने गुगा शीदा वाली जो केस स्टडी पढ़ी थी उसमें डिस्कशन कर ली थी हमने, रेसलिंग वाला था। तो अब ये कंटिजेंट, ये कब इन्फोर्स होगा, गाड़ी कब मिलेगी, जब वो चैंपियनशिप जीतेगा। However, on 1st March 24, Zan cancelled the sports car incentive on PD's behalf when the car prices increased exponentially. कार प्राइसेस अचानक से बढ़ गई, उसने वो प्राइस कैंसिल कर दिया। कैसा कर सकते हैं, क्या बात करके मुकर सकते हैं, क्यों नहीं मुकर सकते, कॉन्ट्रैक्ट ऐड कहता है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके ऊपर कायम रहना। Under the provisions of Contract Act 1872, evaluate PD's position and discuss the remedies available to SR if any. Interesting point नोट कीजिए, उसने केस पार्टनरशिप का बनाया है, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक डिस्कस करो। किसके मुताबिक डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक ही, ठीक है। वरना एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि मैं ये भी लिखूं कि ये जो कैंसल किया है ना जैन ने, क्या ये इसके पास अथॉरिटी थी फर्म की तरफ से, कहीं इसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड तो नहीं किया। पार्टनरशिप एक्ट कहता है ना कि अगर किसी भी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया तो वो उसके लिए खुद लायबल होगा, और अगर विद इन अथॉरिटी किया तो फर्म लायबल होगी। इस कैंसिलेशन के डैमेजेस कौन पे करेगा, मेरे जहन में सवाल आ रहा था, ठीक है। तो एक पॉइंट ये था कि क्या पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आया ये पॉइंट तो इधर लिखना ही नहीं। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है और हमने आंसर देना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक सिर्फ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक क्या है बताइए, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, evaluate PD's position and discuss remedies available to SR। PD की क्या पोजीशन है, क्या PD की पोजीशन अच्छी है, PD की पोजीशन फारिग है। क्यों, क्योंकि PD ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन करने के सिचुएशन के ऊपर कि ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इन्फोर्सेबल था कार जीतने पे, लेकिन इसको एक पार्टी ने कैंसिल कर दिया, वो नहीं कर सकती, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती। कैंसिल किया है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आपने छोटी सी डिस्कशन कर देनी है, और फिर ये भी बता दीजिएगा कि जो इंक्रीज इन प्राइस की वजह से कैंसिल किया है ना, इससे कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता। ये सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ये छोटी सी डिस्कशन कर देनी है आपने। फिर इसके बाद बताएंगे हम पोजीशन क्या है जी। पीडी की पोजीशन, पीडी की पोजीशन बड़ी नाजुक है। कैसे कैसे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब इसको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्या है रेमेडी अवेलेबल टू एसआर, एक रेमेडी तो ये है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वो कह सकता है नहीं भाईजान कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसके ऊपर अमल कराओ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बताया था ना कि अमल करवाओ इसके ऊपर, गाड़ी तो मुझे गाड़ी ही चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए। और दूसरी ऑप्शन क्या है, एसआर के पास डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। दोनों की पोजीशन की अलग अलग हेडिंग देनी है, रिक्वायरमेंट में अलग अलग पूछा है, दोनों की अलग अलग हेडिंग दे के बताना है। हाँ, जो बेसिक फैक्ट्स है उसका जो एनालिसिस आपने किया है ना, वो स्टार्ट में लिख सकते हैं। और मुझे याद आ गया आपको ये बात बतानी थी, जो पुराने क्वेश्चन होते हैं ना, कि आपके पुरानी अप्रोच थी, उसमें होता ये था कि हमने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी होती थी हर केस में, और फिर उसके बाद डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन होने होते थे। ऐसा है ना, लेटेस्ट अप्रोच में आईकैप क्या कर रहा है, उसने क्वेश्चन के नंबर कर दिए थोड़े और मटेरियल ज्यादा डाल दिया है। ये आपने नोट करें, पुरानी केस स्टडीज होती थी इजी और मार्क्स होते थे ज्यादा। अब जो लेटेस्ट केस स्टडी 2-3 अटेम्प्ट से आ रही है ना, इनमें केस स्टडी की तादाद भी ज्यादा है, नंबर करती है कम, और केस स्टडी के अंदर इंफॉर्मेशन है ज्यादा। तो इसमें रेलिवेंट लीगल प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट है उनकी हेडिंग देके उसको अटेम्प्ट करें। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे रहा हूं,
बड़ी खतरनाक क्या भला कि अब केस स्टडी के मार्क्स अगर कम है ना, बताया था ना 2 नंबर के साथ पर इशू, तो इसमें पार्ट ए में 2 इश्यूज उसने पूछे हैं। उसने पूछा पीडी की पोजीशन भी बताओ, उसने पूछा है मुझे रेमेडीज भी बताओ, और फिर इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट भी है, और फिर इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी है, नहीं है? एक नंबर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, एक सुपरवीनिंग का हो गया, एक नंबर इसकी पोजीशन, एक नंबर उसके रेमेडी, तो 4 नंबर तो इधर पूरे हो गए। रेलिवेंट लीगल प्रूविंग के लिए जगह कहां से आएगी? अगर आपको शक है ना मेरी इस स्टेटमेंट पे, सजेस्टेड सॉल्यूशन देखें। अगर मेरी स्टेटमेंट पे शक है, मार्किंग स्कीम देखें। ठीक है, ये किसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट आके कहते थे सर वो इधर उधर ये जो मैं कहा कोई नहीं, ठीक है, हर एक अपना तरीकाकार है, हम किसी को गलत नहीं कहते, मैं तो सिर्फ उसी चीज का जिम्मेदार हूं ना जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या अब मटेरियल ज्यादा होता है, रेलिवेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स लिखना लाजमी नहीं हो। हाँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, टाइम है, लिखना चाहें लिख दे, हर्ज कोई नहीं है, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि क्यों रिक्वायर्ड? क्योंकि मार्क्स कम होते हैं और मसले केस स्टडी के अंदर ज्यादा होते हैं। रूल बताया था ना, 2 मार्क्स पर इशू। अगर मार्क्स ज्यादा हो फिर लिख सकते हैं, लेकिन आपने बेसिक क्या कंसेप्ट लेके जाना है, लिखने की जरूरत है। टाइम हो, मार्क्स ज्यादा हो, लिख दें, वरना रिक्वायर्ड नहीं। जी मेरा, इसमें एज्यूम करेंगे क्या फाइनल जीत? नहीं, इसमें हम इफ करके बात करेंगे कि अगर वो फाइनल जीता है तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, जिस चीज की उसने जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, हम इफ करके आंसर करते हैं, ऐसा ही है। आगे चलें। बी, on 1st January 24, Saad entered into another partnership, namely Triangular Tours, which arranges trips for the tourists. However, Saad did not inform Mona and Zain regarding his new partnership venture. During the first 2 months, TT earned a profit of rupees 10 million. Under the provisions of Partnership Act 1932, determines Saad's liability towards Mona and Zain in respect of profit earned through TT's business. साद ने क्या काम किया? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि दूसरा बिजनेस शुरू कर लिया है। बड़ा मसला क्या है? अगर तो उसी फर्म की ट्रांजैक्शन होती ना कोई, उसमें उसने कोई अपना इंटरेस्ट उसका और वो डिस्क्लोज ना करता, फिर हमारे लिए बड़ा इशू यही होता कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया। बड़ा इशू इसमें क्या है? दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है इसने। क्या एक पार्टनर सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। पहले तो आप नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आप इस बात पे कन्विंस्ड है कि इसमें बड़ा मसला दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है? ठीक है, जो डिस्क्लोज करने वाली भी बात है ना, वो बिजनेस से रिलेट करती है, वो ट्रांजैक्शन से रिलेट नहीं करती उसकी कि उसने डिस्क्लोज किए बगैर पैसे ले लिए, डिस्क्लोज किए बगैर खर्चा कर दिया। अदर बिजनेस है। अब आपने डिसाइड ये करना है ये कंपीटिंग है कि नहीं, यानी सिमिलर बिजनेस है या अदर बिजनेस है। बिजनेस हमारा कौन सा था? ऑटोमोबाइल का। ये कौन सा काम कर रहा है? टूरिस्ट का। अदर बिजनेस। अदर बिजनेस का रूल क्या है? इफ पार्टनरशिप साइलेंट तो कर सकता है, इफ पार्टनरशिप प्रोहिबिट्स तो नहीं कर सकता। अब बताइए, क्या उसने बताया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या तय पाया हुआ है? नहीं। इफ करके आंसर करेंगे कि अगर तो ये बिजनेस, पहले आपने बता देना, ये पहले जनरल उसको बैकग्राउंड बता देना है कि ये बिजनेस जो टूरिस्ट वाला कर रहा है ये डिफरेंट बिजनेस है, कंपीटिंग नहीं है। ठीक है, फिर आप बताएंगे इफ पार्टनरशिप इज साइलेंट तो ये बिजनेस कर सकता है दूसरा पार्टनर, और जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो भी अपने पास रख सकता है। और अगर पार्टनरशिप प्रोहिबिट कर रही है कि आप कोई भी बिजनेस नहीं, डिफरेंट बिजनेस में नहीं कर सकते, तो फिर ये इधर बिजनेस नहीं कर सकता और
प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, जो भी इसका हिस्सा इसको मिलेगा। क्लियर? अच्छा, आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अगर दे दिया तो मान लूंगा पार्टनरशिप का चैप्टर आपका तैयार है, टॉपिक तैयार है। क्या होता अगर इस केस स्टडी में कहता कि साद डिड इन्फॉर्म मुना एंड जैन, नॉट को उड़ा दें। साद ये लिखा होता कि उसने दूसरा बिजनेस किया है लेकिन इन्फॉर्म कर दिया है, अब क्या होता? अब क्या प्रॉफिट शेयर करना होता? अब प्रॉफिट शेयर करना होता क्या बताएं? अब नहीं करना होता, क्योंकि अब एज्यूम किया जाता है कि इसने बता दिया हुआ ना, तो दूसरों को इतराज कोई नहीं है। हाँ जी, एम्प्लॉय, हाँ बिल्कुल। पहले भी देखिए, रिस्ट्रिक्शन कोई भी हो, अगर पार्टनर आपस में एग्री कर लेना तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इस वजह से उसने ये इन्फॉर्म करने या ना करने की बात बताई है। कुछ समझ आई? आगे चलते हैं। सी, Muna owns a 500 square yard plot in a commercial area on which she intends to construct a grand car showroom in her own name. To cover the construction expenses, she obtained a personal loan from Circle Bank Limited. As a security of the loan, CBL's charge यानी जो लोन वगैरह की सिक्योरिटी पाए जाते हैं, has been created over Muna's interest in PD. Under the provisions of Partnership Act 1930 describes CBL's rights and limitation in respect of PD. ये बज़ाहिर केस स्टडी है, लेकिन असल में क्या है? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। बज़ाहिर केस स्टडी है, असल में क्या है? कौन सा कंसेप्ट है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक के राइट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या है, बता देंगे? क्या राइट्स हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑन रेजोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेशन भी थी, इंटरफेयर कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, सूफा रेजोल्यूशन कर सकता है। डन। बज़ाहिर ये तो बोनस मिल गया हमें, बज़ाहिर लग रहा था केस स्टडी, निकला रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। डी, पीडी सोल्ड a Mercedes Benz. In exchange, the customer issued a check crossed Jahani for ₹50 million in favor of Pentagon dealers. Zain was concerned for the safety of the check, so he added the words "not negotiable" between two parallel transverse lines in his own handwriting. Under the provisions of Negotiable Instrument Act 1881. लिखा ऊपर पार्टनरशिप था, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या है? तो जो जनरल पार्टनरशिप वाला रूल अप्लाई करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट में है। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ज़ैन्स एक्शन ऑन द चेक। क्या इफेक्ट होगा? क्या इफेक्ट होगा नॉट निगोशिएबल लिखने का? वो स्टिल ट्रांसफरेबल है, लेकिन डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका इफेक्ट ये होता है। और ये क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी के लिए, ताकि अगर चेक कोई चोरी कर ले, इंस्ट्रूमेंट को चोरी कर ले, स्टोलन इंस्ट्रूमेंट हो जाए, तो उसकी पेमेंट उसको ना हो सके। क्यों ना हो सके? क्योंकि वो गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। यही था ना, उसमें आपने ये लाइन लिखनी है कि नॉट निगोशिएबल का अल्फाज का फर्क क्या पड़ता है? कि कैन नॉट ट्रांसफर होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। इससे ट्रू ओनर प्रोटेक्ट होता है कि नहीं? ट्रू ओनर स्टिल निगोशिएबल है, ये लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट, होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। नॉट निगोशिएबल का कंसेप्ट पढ़ा ना आपने। चलिए अब आते हैं 6, ये भी केस स्टडी है, ये भी छोटी छोटी केस स्टडीज है। अच्छा, ये वाली मुमूमी तौर पे आसान होती है केस स्टडी, जो छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आसान केस स्टडीज होती हैं। जो बड़ी केस स्टडी होती है ना एक, वो मुश्किल होगी। 3-4 केस स्टडी है लेकिन छोटी छोटी हैं, ये आसान है। एक ही केस स्टडी है, बड़ी है, मुश्किल। कह रहे इसमें भी देखें, हर पार्ट के नीचे उसने रिक्वायरमेंट लिखी है। इसका मतलब है हर पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन। Nonagon Books NB owned by Harun is a publishing house that also deals in wide variety of educational books.
The following are some matters related to NB that need to be addressed under the provisions of Contract Act. पहला पार्ट, NB agreed to purchase 15,000 medical books worth rupees 50 million from Heptagon Publishers. उसने कहा 15,000 बुक with the delivery schedule for 25 February 24, and we promised to provide a bank guarantee as a security for the payment. However, HP did not deliver books on the agreed delivery because NB did not provide bank guarantee. Subsequently, NB sued HP for non-performance of contract, claiming that since the books were not received, the bank guarantee was not provided. भाईजान ने कहा सर मुझे किताबें चाहिए, मैंने कहा किताबें दे दूंगा लेकिन पता नहीं किताबें लेके पेमेंट देते हो कि नहीं देते, पहले बैंक गारंटी लेके आओ। बैंक गारंटी का मतलब होता है बैंक ये गारंटी देता है कि अगर इसने पेमेंट ना की तो वो करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि पहले को क्या काम होगा, पहले बुक्स डिलीवर की जाएंगी या पहले बैंक गारंटी होगी। ऐसा ही है, जब रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जो कि हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जब ऑर्डर ऑफ प्रॉमिस फिक्स ना हो तो क्या रूल होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसा रिक्वायर होती है। तो बताइए इस सिचुएशन में नेचर ऑफ अमूमी तौर पे क्या होता है, पहले गारंटी दी जाती है कि पहले बुक्स डिलीवर की जाती है? पहले गारंटी दी जाए, क्योंकि बुक्स डिलीवर हो गई वो बंदा भाग गया फिर पहले गारंटी दी जाती है। ये तो बेसिकली उसने इजी एग्जांपल करके बताया ना, चाइना से जब कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं ना, चाइना का सप्लायर ये कहता है, और कहता है भाई पहले बैंक गारंटी दो, आप अगर पाकिस्तान से मंगवा रहे हो बाद में मुकर के फिर चीजें आप लेके बाद में कि हमें तो मिली नहीं है, पाकिस्तान के पास आइडियाज तो बहुत होते हैं, तो वो कहते हैं पहले गारंटी। तो बताइए क्या पहले हम चीजें वसूल करके फिर बैंक गारंटी देंगे? नहीं, फिर गारंटी की जरूरत ही क्या, फिर तो डायरेक्ट पेमेंट भेजो। गारंटी की कब जरूरत है? अमूमी तौर पे याद रखें, गारंटी डिलीवरी से पहले होती है अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो, और जो पेमेंट है वो डिलीवरी के बाद। अमूमी तौर पे, वैसे तो एग्री जो जैसे करना है वैसे कर लें, लेकिन अमूमी। तो यहां पे मुझे ये बताइए, उसने गारंटी नहीं दी, उसने बुक्स डिलीवर नहीं की, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से है? गारंटी ना देने वाले की तरफ से या बुक्स डिलीवर ना करने वाले की तरफ से? गारंटी ना देने वाले की तरफ से। और उल्टा वो केस कर रहा है कि भाई तूने बुक नहीं भेजी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, डैमेजेस दो। वो क्या, ठहर जो डैमेजेस देता हूं, पहले हिसाब किताब लगा ले। क्या? डिस्कस एनबीज पोजीशन एंड इट्स लायबिलिटी। एनबी कौन है? जिसने बुक्स बाय करनी थी और गारंटी इसी ने प्रोवाइड करनी थी, गारंटी प्रोवाइड नहीं की, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसकी वजह से है। पोजीशन बताइए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, फॉल्टी पार्टी है, इसको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। और इवन और अगर कोई स्पेशल डैमेजेस भी कम्युनिकेट हुए हो ना, वो भी कम्युनिकेट, हालांकि उसका जिक्र नहीं है, वो पॉइंट चाहे लिखें चाहे ना लिखें। इसमें लीगल प्रोविजंस क्या होगी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे फॉल्टी पार्टी को। ठीक है जी, क्योंकि ये इसने फॉल्टी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा है, एग्रीड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा कि उसके क्या राइट्स हैं। डन? ये समझ आ गया? मेन कंसेप्ट इसमें से क्या पूछा था कि गारंटी पहले होगी, अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो, ऑर्डर क्या होगा, पहले गारंटी बाद में डिलीवरी। बी, एनबी प्लेस एन ऑर्डर विद ऑक्टागोन प्रिंटर्स for 100,000 copies of Pakistani Silent's autobiography with a delivery deadline of 2 March 24. NB had informed OP of his intention to sell the autobiography at an exhibition scheduled for 3rd March 24, anticipating a profit of rupees 5 million from the sale. अब ये क्या है, उन्होंने बता दिया था कि भैया आप जो हमें बुक सप्लाई करेंगे ना, हमने एग्जीबिशन पे रखनी है, उस पर 5 मिलियन का प्रॉफिट होगा। स्पेशल डैमेजेस कम्युनिकेटेड एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि नहीं हो गए? कम्युनिकेट कर दिया ना, ठीक है। फिर इसके बाद however due to unforeseen delays the order arrived on 4 March 24 at 11 PM when MB's warehouse was still open for stock count. अच्छा ये बताइए, टाइम भी जीबो, डेट भी गुजर गई, 3 को बोला था 4 को आ गए, तो मुझे बताइए इसमें टाइम एसेंस था कि नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट में? ड्यू डेट के ऊपर जो जब एग्री हो गया, ड्यू डेट के ऊपर गुड्स ना आए
तो लेट डिलीवरी वाला केस है, लेट डिलीवरी में क्या ऑप्शन होती है बताइए? पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन दैट एनबी इज एंटाइटल्ड टू। एनबीवी के पास दो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए वाइडेबल है और उसके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 एक्सेप्ट कर ले डिलीवरी, नंबर 1 एक्सेप्ट ना करे। डैमेजेस दोनों सूरतों में क्लेम कर सकता है। एक्सेप्ट, पहली ऑप्शन क्या है? टू एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। इसमें एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस इंटेंशन टू क्लेम बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। और दूसरी ऑप्शन क्या है? रिजेक्ट द डिलीवरी। क्यों? क्योंकि वो ड्यू डेट पे डिलीवर ही नहीं हुई। एंड आल्सो क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस क्लेम करने की ऑप्शन इस केस में भी है, चाहे एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें। डैमेजेस क्लेम दोनों सूरतों में फर्क क्या है? एक्सेप्ट करेंगे तो एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिफाई करना पड़ेगा, हमने आपको डैमेजेस निकलवाने हैं आपसे। डन जी। इसमें दोनों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है ये लिखने के बाद, इफ एक्सेप्ट तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन, इफ रिजेक्ट्स दोनों करेंगे कि कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे? दोनों एक्शन कौन से वाले करेंगे? क्या दोनों ऑप्शंस हैं इसके पास? एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। हाँ जी, डैमेजेस जो इसमें होंगे वो 5 मिलियन तो होंगे ही, स्पेशल डैमेजेस हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी डैमेज है, ये स्पेशल डैमेज है। क्यों पता चला स्पेशल? कैसे पता चला स्पेशल डैमेज है? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट कर दिया। अगर इसके अलावा कोई ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए वो भी क्लेम कर सकता है। अच्छा सवाल था। उन्होंने कहा सर ये तो बता रहे हैं कि डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये भी बताएं कौन से वाले कर सकता है और कितने कर सकता है, ताकि कंसेप्ट कंप्लीट हो। तो कौन से वाले कर सकता है? स्पेशल ये 5 मिलियन के तो कर ही सकता है क्योंकि कम्युनिकेटेड है, लेकिन प्लस अदर ऑर्डिनरी भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो वो थी क्रूज शिप वाली केस स्टडी और ये वाली केस स्टडी, इसमें फर्क क्या? उसमें तो स्पेशल डैमेजेस कम्युनिकेट नहीं करवाए थे, सॉरी एक्सेप्ट नहीं क्लेम करवाए थे, इसमें करवा रहे हैं। उसमें कम्युनिकेट नहीं किए थे, इसमें कम्युनिकेट कर रहा है भाई। ठीक है, कोई इतराज तो नहीं भाई को? डैमेजेस दे दे इसको, डैमेजेस 5 मिलियन। Okay. C. NB's warehouse located in remote area reported a significant shortfall in inventory. Upon further inquiry, it was revealed that Moise, the warehouse manager, was involved in the theft of inventory. वो चोरी कर रहा था warehouse manager. Moise agreed to pay the price of stolen inventory when Harun promised to withdraw the suit filed against him. Advise whether Moise can hold Harun liable if he pays the agreed price, but the suit filed against him is not withdrawn. ये तो कई दफा पढ़ा हुआ है ना। ये वो क्या मुश्किल सा नाम होता था इसका, स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। एग्रीमेंट ऑफ स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज वॉइड। क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए, क्रिमिनल शुड बी प्रोसिक्यूटेड। अगर चोर को ये कहा चोरी का सामान दे दो तुम्हारे खिलाफ केस वापस ले लेंगे, उसने चोरी का सामान वापस कर दिया, केस तो जो एग्रीमेंट किया था कि केस वापस ले लेंगे वो वाइड होगा। याद है ना केस स्टडी? वो एक चौकीदार वाली केस स्टडी भी थी जिसमें चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया था, उसने थोड़े पैसे दे दिए थे और फिर वो कह रहा था बताओ वाइड है कि नहीं, ये एग्रीमेंट वाइड है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। और कौन सा केस है? 4, बाकी पीछे तो कोई केस नहीं है। नहीं, 3 हो गया, 4, 5, 6, हाँ अब 8, 9 भी है। 9 ना पहले नहीं हम डाले, चले 8 कर लेते। Rectangular Pharmaceuticals RP offered to sell 1000 cartons of a life-saving drug at a discounted price to Cube Medicos and requested a confirmed purchase order by 7th March 24। उन्होंने कहा जी कंफर्म सेल्स ऑर्डर हमें 7 मार्च तक दीजिए। आरपी रिसीव्ड सीएम रिस्पांस लेटर ऑन 5 मार्च। 7 मार्च तक उन्होंने बोला था परचेज ऑर्डर दो, उन्होंने 5 मार्च को ही लेटर भेजा confirming order for 500 cartons at offered price, mentioning that purchase order would be dispatched within a week। इसमें दो मसले हैं। क्या मसले हैं यहाँ तक? ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है दो मसलों की वजह से। दो मसले बताइए।
हाँ काउंटर ऑफर, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है किस वजह से, रीजन बताएं। क्योंकि एक्सेप्टेंस एज इट इज भेजनी होती है, कंडीशन तो पूरी। उसने ऑफर की थी 1000 की, उसने एक्सेप्टेंस दिया 500 की। एक मसला ये है। दूसरा मसला क्या है, उसने कहा था कि परचेज ऑर्डर के जरिए से भेजना। परचेज ऑर्डर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है, उसने इनफॉर्मल ऑर्डर के जरिए से भेजा, कहा परचेज ऑर्डर बार में आएगा। मोड भी स्पेसिफाइड नहीं है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है, तो ये एक्सेप्टेंस तो अनकंडीशनल होनी चाहिए। इसमें दो चीजें डिफरेंट है, मोड भी डिफरेंट है, क्वांटिटी भी डिफरेंट है। क्या वैलिड एक्सेप्टेंस है? वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर समझी जाएगी। ठीक है जी। वैल्यूएट सीएम रिस्पॉन्स टू आरपीएस ऑफर। अच्छा, द लेटर वाज, फिर एक और मुद्दा भी उसने उठाया, द लेटर वाज कंपनीड विद ए चेक फॉर एडवांस पेमेंट। तो पहले हम ये बता देंगे कि ये वैलिड नहीं है एक्सेप्टेंस, ये बल्कि उसकी तरफ से काउंटर ऑफर है। क्यों? दो रीजंस की वजह से। नंबर 1 मोड प्रेस्क्राइब नहीं था, नंबर 2 क्वांटिटी सेम नहीं थी। क्वांटिटी वाला मसला ज्यादा अहम है, क्योंकि मोड स्पेसिफाइड ना हो, हम उसे फिर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्वालिफाइड वो क्या था, वो उसका डेविएटेड एक्सेप्टेंस, डेविएटेड एक्सेप्टेंस। फिर आप इसमें मजीद एक फिर पेमेंट की बात भी तो लिखनी पड़ेगी। क्या ये काउंटर ऑफर है? अगर तो वो चेक कैश करवा लेता है तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें 3 मसले आ गए। पहला मसला क्वांटिटी डिफरेंट, दूसरा मसला डेविएटेड एक्सेप्टेंस, तीसरा इशू चेक भेज दिया, पेमेंट कर लेगा तो फिर वो काउंटर ऑफर एक्सेप्टेड समझी जाएगी। डन जी। बी, Square Research SR in the process of developing a medical device with radio sensor technology. In January 24, SR entered into an agreement with Crescent Pharmaceuticals under which CP agreed to purchase 500,000 units of that medical device from SR in June 24. If SR obtains regulatory approvals from the drug regulatory authorities of Pakistan, CP paid an advance of rupees 10 million to SR. याद है वो शिप वाली केस स्टडी जिसमें उसने कहा था शिप खरीदता हूं, ये लाइसेंस ले देना गवर्नमेंट से। कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट। कब इन्फोर्सेबल होगा? हैपनिंग ऑफ, और इसमें हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या, कोलैटरल इवेंट क्या है? अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ लाइसेंस। नहीं, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, ये सिंपल के कोलैटरल इवेंट हैपन ही नहीं हुआ, वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो भी लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंक्लूजन तो आपका सेम है। इन फरवरी 24 SR initiated the approval process with DRAP. However, before the approval was granted, the Ministry of Health revised its guidelines and banned the use of radio sensor technology for medical purpose. लॉ की तरफ से बैन हो गया, बैन को अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब है कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता ना, अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो हम ये रीजन लिखेंगे कि कोलैटरल वो जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना था, वैलिड भी होता ना, फिर भी हम ये लिखते वॉइड है। फिर रीजन क्या लिखते? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की जो भाई ने बताई है। यहाँ पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बजाय कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना ज्यादा बेहतर है। बहरहाल वो भी लिख दे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, वो भी करेक्ट है। SR incurred rupees 12 million for obtaining the approval from DRAP. Under the provision of contract that evaluates CP's position and identify remedies available to it. CP कौन है? Buyer है, ठीक है। CP agree to purchase. CP की पोजीशन बताइए। ये हम पहले कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट था जो कि इन्फोर्सेबल था ऑन हैपनिंग, इवेंट हैपन नहीं हुआ, बैन हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो गया, इसको डिस्कशन करते हैं। अब इसके बाद सीपी की पोजीशन बताएं क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बाय करना इसके लिए लाजमी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। और रेमेडीज क्या अवेलेबल है इसके पास कि जो 10 मिलियन इसने एडवांस दिया था वो वापस ले सकता है। क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है सीपीएस? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शंस होते हैं इसमें पार्टी का डिफॉल्ट नहीं है।
इसमें डैमेजेस वगैरह भी क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? यानी ये जो स्क्वायर रिसर्च ने 12 मिलियन लाइसेंस हासिल करने के ऊपर खर्च किया है, क्या ये सीपी से ले सकता है पैसे? नहीं ले सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पार्टी का कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन लगाया ना। 5-8 बी क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसमें मसला क्या था? कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट था और जिस इवेंट पे कंटिजेंट था वो कर नहीं हुआ, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो लिया दिया था वो वापस, और इसमें डैमेजेस भी नहीं होंगे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में भी डैमेजेस नहीं होते, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस नहीं होते। अगर गवर्नमेंट बैन ना करती और फिर लाइसेंस इसको मिल जाता, यानी बैन ना करती तो लाइसेंस मिल जाता, फिर इसके लिए बाय करना लाजमी था सीपी के लिए, और अगर सीपी बाय ना करती तो उसकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता, उस सूरत में डैमेजेस पे होते इसको। 10 पहले उसके पास था, 2 कहता मजीद लेके आओ। अगर वो इनकार कर देते तो अच्छा। क्वेश्चन 9, लास्ट केस स्टडी, अंडर लास्ट ही है ना, सेकंड लास्ट। नमाज का टाइम क्या है? 5 या 5:15 है? 5 बजे है। चलिए ये केस स्टडी डिस्कस करके ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद नमाज के बाद जो स्टूडेंट अगर नहीं कर पाएंगे अटेंड, तो आपको होता है वो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन 9 अभी कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन 7 है वो नमाज के बाद। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 डिस्कस राशिद पोजीशन एंड रेमेडीज। अच्छा, ये Rashid, a renowned barista, held a coffee extraction demonstration session at his cafe. He showcased a particular model of coffee machine, mentioning it as the most common model used by various coffee shops in Italy. Impressed by the demonstration, Aisha purchased the machine for ₹200,000. Rashid congratulated Aisha and stated that the machine would brew 5,000 coffee cups before needing maintenance. इसमें अहम चीज क्या है कि ट्रांजैक्शन से पहले कुछ स्टेटमेंट दी है, कुछ स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन के बाद है। जो ट्रांजैक्शन से पहले स्टेटमेंट दिया है वो क्या है कि ये मोस्ट कॉमन मॉडल यूज्ड बाय वेरियस कॉफी शॉप्स इन इटली है। ये इसका मतलब है जो आयशा ने बाइंग का डिसीजन किया है वो इस स्टेटमेंट की बेस पे किया है, इटली वाली 5,000 कॉफी कप्स वाली स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन के बाद है। आयशा का डिसीजन इस पे डिपेंडेंट नहीं है। अब उसने यही कंसेप्ट टेस्ट किया है कि बाद में इन दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए तो क्या होगा। एक स्टेटमेंट के गलत साबित होने पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, दूसरी स्टेटमेंट के गलत साबित होने पे कॉन्ट्रैक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए किस स्टेटमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? पहली वाली, जिसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और दूसरी वाली स्टेटमेंट की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, वो था ना, क्या था? एक्टेड अपॉन रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के एसेंशियल थे ना, उसमें एक्टेड अपॉन। तो आयशा ने किस स्टेटमेंट पे एक्ट अपॉन किया है? इटली वाली पे कि 5,000 कप वाली पे? इटली वाली पे। Within a month of purchase, Aisha noticed a significant decline in the machine's performance after just 500 coffee cups. Upon consulting a service center, she was informed that the machine required maintenance at an exorbitant service charges of ₹100,000. Aisha was deeply disappointed by this unexpected expense, believing that Rashid had misguided her. क्या राशिद ने मिसगाइड किया है? नहीं, मिसगाइड तब होता जब चीज खरीदने से पहले स्टेटमेंट दे रहा होता। चीज खरीदने के बाद जो स्टेटमेंट दी जाए वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड, क्योंकि वो एक्टेड ऑन स्टेटमेंट नहीं है, वो तो एक्ट करने के बाद स्टेटमेंट दी गई। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस राशिद पोजीशन एंड द रेमेडीज अवेलेबल टू आयशा। राशिद की पोजीशन क्या है? राशिद की पोजीशन सिक्योर है। क्यों? क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दी है जिस बेस पे वो इटली वाली है। राशिद इस सिचुएशन में लायबल नहीं है क्योंकि उसने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं की। मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि एक्टेड अपॉन स्टेटमेंट हो। आयशा के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं। हाँ, अगर इटली वाली स्टेटमेंट गलत साबित हो उसके ऊपर फिर वो वाइडेबल है, लेकिन 5,000 कप वाली स्टेटमेंट के ऊपर कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं। एग्रीड जी? इसमें कोई प्रॉब्लम?
मेन कंसेप्ट इसमें उसने क्या टेस्ट किया था, 2 स्टेटमेंट दी थी, एक ट्रांजैक्शन से पहले एक ट्रांजैक्शन के बाद, और आपसे पूछा था बताओ किस स्टेटमेंट का वैलिडिटी और कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क पड़ेगा। तो हमने सीखा क्या, कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो स्टेटमेंट दी गई उसका वैलिडिटी पे इंपैक्ट होगा, बाद वाली का वैलिडिटी पे इंपैक्ट नहीं होगा। डन जी। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमारा सिर्फ एक केस स्टडी रह गई है, अभी 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, 5:15 पर दोबारा क्लास हमारी स्टार्ट होगी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है। ठीक है जी, चलिए जी पॉज कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम अपने आखिरी केस स्टडी की तरफ, क्वेश्चन 7 पार्ट ए। कह रहा है 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नेमली अली, फवाद, शाकिर एंड जिया फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप फर्म named Trapezoid Developers in March 21, agreeing to operate the software development business for a 3-year term. Again, अहम अल्फाज को अंडरलाइन करना है, पार्टनरशिप, जिसे पता चला पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है टॉपिक का। फिर इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में अब जितने भी किस्म के सॉफ्टवेयर होंगे वो तो सेम ही आएंगे, और सॉफ्टवेयर के साथ अगर हार्डवेयर कर दिया जाए वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस होगा कि नहीं होगा बताइए। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो या टैब का या आईफोन का सॉफ्टवेयर हो या मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो या एप्पल का, ये इससे फर्क पड़ता है तो सॉफ्टवेयर, लेकिन हार्डवेयर से फर्क पड़ता है। ओके, फॉर 3-year टर्म, क्या पार्टनरशिप 3 साल के लिए बनाई जा सकती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और जिसमें ये पर्पस यहाँ पीरियड नहीं होता, पार्टनरशिप एट विल। तो यहां तक काम ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है हमें। By the start of the year 24, TD started receiving an increasing number of contracts for software development. काम शुरू हो गया, चल सो चल, ऑर्डर आना शुरू हो गए, और जब ऑर्डर आना शुरू हो जाते साथ में मसले भी शुरू हो जाते हैं। अली एंड फवाद नाउ विश टू कंटिन्यू, 4 लोग थे ना, अली, फवाद, शाकिर, जा, विश टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप बियॉन्ड द 3-year term and have prepared a proposal to expand the business by providing one window solution for all hardware एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड मैटर्स। 2 मसले उसने यहां पे डिस्कस किए हैं। नंबर 1 कि 3 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू कर लें, उसके बाद भी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। इसमें तो मसला नहीं है, कंटिन्यू करते रहे सारे, जो पार्टनर एग्री नहीं करता वो निकल जाए। क्या दोबारा से पार्टनरशिप फॉर्म करने की जरूरत है? नहीं है। और ये जो न्यू पार्टनर, हाँ अगर तो रेशो वगैरह चेंज करनी है, रोल चेंज करने, फिर नहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लें, वरना एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चलेगा, पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी और इसमें रेशोज वगैरह, पार्टनर्स वगैरह सारे वही होंगे जो पहले थे। दूसरा मसला क्या है इसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों काम करने हैं, ये है चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, ये है। इसके लिए क्या कंसर्न, अब इसमें एक पार्टनर ने भी डिसएग्री किया तो इसका मतलब है ये काम नहीं हो सकेगा। द प्रपोजल कंटेन्स फॉलोइंग टर्म्स, 3 टर्म्स हैं। नंबर 1, इंडक्ट नजीर ए कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सपर्ट एज ए पार्टनर इनटू टीडी हु विल लुक आफ्टर ऑल हार्डवेयर रिलेटेड मैटर्स। क्या कर सकते हैं इसको ऐड, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर के साथ कर सकते हैं। अगर किसी एक ने भी ऑब्जेक्ट किया तो नहीं कर सकते। दूसरा, acquire a computer hardware store which will arrange all necessary hardware as per the requirements of TD's clients. ये भी एक्वायर कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर वाला अब चेंज अप्रूव हो जाती है फिर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर एक पार्टनर ने भी डिसएग्री किया ना कि हार्डवेयर के बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, तो हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। फिर उसमें ना तो नजीर को पार्टनर के तौर पे लिया जाएगा और ना ही स्टोर खरीदा जाएगा। सेटअप ए न्यू डिवीजन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर कस्टमर मोबाइल कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन। एक नया डिवीजन करना है सेटअप, वो डिवीजन क्या करेगा, मोबाइल कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करेगा। अभी किसके ऊपर काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर पे, वो फिर एप्स पे काम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर लैपटॉप वाले होते हैं ना, और एप्स मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बेसिकली टेक्निकली तो दोनों ही एक चीज है, लेकिन ऐप स्पेसिफिकली टर्म यूज होती है मोबाइल में जो इंस्टॉल्ड होते हैं सॉफ्टवेयर आपके, उनके लिए। तो कह रहे हैं मोबाइल वाला काम भी करना है, पहले सिर्फ कंप्यूटर वाला कर रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं?
कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाला काम तो पहले वाले पे डिपेंडेंट है ना कंप्यूटर हार्डवेयर से। दो इसमें चेंजेस हैं, एक नया पार्टनर लेके आओ हार्डवेयर वाला और दूसरा न्यू। ये वाला जो बिजनेस है फर्स्ट वाला, ये वाला काम ऑल पार्टनर की कंसेंट से हो सकता है, और थर्ड वाला मेजोरिटी की वजह से, कि ये भी ऑल पार्टनर की वजह से। मेजोरिटी क्यों? सेम नेचर। इसका मतलब है अगर आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो मोबाइल के बनाना शुरू कर दे, वो सेम नेचर है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं है नेचर का। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर शुरू कर दें, चेंज इन नेचर है। फॉलोइंग रिस्पॉन्सिव है बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग प्रपोजल। पहला, शाकिर इज कंसर्न दैट even if all the partners accept the proposal, the business cannot continue under TD's name and therefore a new partnership firm should be formed। क्या शाकिर सही कह रहा है? हमने इसके ऊपर कमेंट करना है। कह रहा है चाहे रिक्वायरमेंट वाले अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इवैल्यूएट द रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड फ्रॉम TD's पार्टनर्स एंड असेस देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑन इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। यानी ये रिस्पॉन्सेज हैं, इनके ऊपर हमने कमेंट करना है। पहला रिस्पॉन्स क्या है? कह रहा नहीं भाई 3 साल के लिए फर्म थी, 3 साल खत्म, फर्म खत्म, अब नई फर्म ही बनानी चाहिए। सही कह रहा है? नहीं, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, पीरियड पूरा हो जाए और कंटिन्यू करें तो नई फर्म बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप एट विल में। सो हम कहेंगे नई पार्टनरशिप बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तो पार्टनर उनकी तादाद, उनकी रेशो वगैरह चेंज करनी है फिर नई पार्टनरशिप बना लें, वरना एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी और उसमें पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, रेशो सेम होंगी। डन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? ही इज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन। ये डिसएग्रीमेंट है। अब लेकिन इस डिसएग्रीमेंट कौन से वाला है? क्या नेचर ऑफ बिजनेस वाला है? नहीं, हम कहेंगे ये डिसएग्रीमेंट्स है डिसीजंस में। अब ये डिसाइड होगा मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की बेस पे, ठीक है। 4 बार। अच्छा, हमें सिर्फ ये लिख देना है। आगे फर्दर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि 4 पार्टनर हैं, अगर 2 इधर हो जाए तो 2 उधर हो जाए फिर क्या होगा? सोचने की जरूरत नहीं, वैसे असूल के मुताबिक वो काम नहीं होगा। क्यों? काम करने के लिए मेजोरिटी की जरूरत है, तो 50-50 होगा तो वो मेजोरिटी नहीं होगा, वो काम ही नहीं होगा, वो झगड़े में पड़ गया ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, तीनों बाकी एग्री करेंगे तो फिर मोबाइल एप्लीकेशन होगा। 2 कहते हैं एप्लीकेशन है। देखिए, नया पार्टनर ऐड करना है ना, उसमें अगर एक भी ना कह दे तो पार्टनर ऐड नहीं होगा, उसके लिए ऑल पार्टनर कंसेंट की जरूरत है। लेकिन ये जो फर्म के ऑपरेशन में डिसएग्रीमेंट होते हैं ये मेजॉरिटी की बेस पे होते हैं। दूसरा मुद्दा भी डिस्कस कर लिया हमने। पहले पार्ट में 2 थे इश्यूज, एक पार्टनरशिप न्यू, दूसरा न्यू डिवीजन। Second, Zia argued that TD should not pursue hardware business due to increasing exchange rates and diminishing purchasing power of consumer। वो कह रहा है कि नया बिजनेस ये हार्डवेयर का बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें एक पार्टनर ने भी रिफ्यूज कर दिया, खत्म। ये डिवीजन वाला था, इसमें मेजोरिटी, और ये जो था इसमें मोबाइल नया एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं। तीनों के ऊपर कमेंट कर दिया हमने। क्लियर? अच्छा, अगर नया पार्टनर ऐड करते हैं तो क्या नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा? अगर हार्डवेयर का बिजनेस सारे एग्री हो जाते हैं और नज़ीर को एज पार्टनर ऐड कर लेते हैं, क्या नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ तो इसको पार्टनर कैसे बनाएंगे? खुदा का खौफ कर, रजामंदी से कह रहा हूं। सारे पार्टनर अगर एग्री हो जाते हैं नज़ीर को पार्टनर बनाना है, हार्डवेयर वाला बिजनेस करना है, तो क्या नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा? तो यही पूछ रहा हूं ना। B. Abid, a proposed partner in partnership firm, has inquired you about the circumstances in which he must indemnify the firm and the situation in which the firm would indemnify him after he becomes the partner। बताइए, ये तो हम वही बात होगी। समझ रहे थे
केस स्टडी निकला क्या? रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, एक में कह रहा है वो कब फर्म को इंडेमनीफाई करेगा और दूसरा फर्म कब। तो इन विच ही मस्ट इंडेमनीफाई फर्म, किन केसेस में पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा? अगर फ्रॉड और विलफुल निगलेक्ट का केस हो या अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे। और कोई कंसेप्ट रहा तो नहीं क्या? फ्रॉड, विलफुल निगलेक्ट और अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, तो वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। और फर्म कब करेगी? अगर वो विद इन ऑर्डिनरी अथॉरिटी, एक्चुअल अथॉरिटी एक्ट करता है, और अगर वो इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्ट करता है, तो उसमें अगर इसको कोई एक्सपेंसेस होता है और वो फर्म के लिए कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर करता है, वो भी इंडेमनीफाई था ना, तो इस सूरत में फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी। ये असल में जो राइट्स एंड ड्यूटीज वाला कंसेप्ट है, लेकिन उसने थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ लिया है कि मुझे सिर्फ वो वाले कुछ कुछ ये, लेकिन कुछ कुछ चुन चुन के बताना है इंडेमनीफाई वाला, बाकी वाला कुछ नहीं बताना। कौन सा वाला कुछ बताना है? जो इंडेमनीफाई वाला है। शाबाश भाई, क्लियर? ये इस केस के अंदर जो मेन थीम था उसका टेस्ट किया था उसने, बेसिकली पार्ट ए है केस स्टडी, उसमें यही टेस्ट किया था कि क्या आपको नॉलेज है कौन से डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की बेस पे होते हैं और कौन से वाले ऑल पार्टनर के कंसेंट पे होते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर केस स्टडी बेस कर रहे थे। डन? कोई क्वेश्चन? पार्ट ए में मार्क्स की पोर्शनमेंट कैसे होगी, उसने बेसिकली 3 इश्यूज डिस्कस किए हैं। नंबर 1 उसने पार्टनरशिप कन्वर्जन वाला, नंबर 2 उसने हार्डवेयर बिजनेस वाला, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है ये पार्टनर वाला। ये 3 इश्यूज उसने किए हैं। तो इसमें 2-2-3 या 2-3-2 इस तरीके से उसने एलोकेशन की होगी। इश्यूज इसमें कितने हैं? 3 है या 4 है? एक है इसका पार्टनरशिप कंटिन्यू करे कि नहीं, दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन वाला, मोबाइल ऐप वाला, तीसरा है हार्डवेयर वाला, और चौथा है पार्टनर वाला। 4 है। शक पड़ा था। फिर से सुन ले, इस केस स्टडी के अंदर कितने इश्यूज हैं? कौन कौन से वाला? पार्टनरशिप कंटिन्यू वाला, कन्वर्जन वाला, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, और चौथा नजीर को पार्टनर बनाना है। 4 इश्यूज हैं। तो 2-2-2-1 इस तरीके से होगा। अब हमें नहीं पता इनमें से किसका एक होगा, मार्किंग सी में आई क्या भी बताएगा, लेकिन हम सबको 2 नंबर के लिहाज से ही अटेम्प्ट करेंगे एज्यूम करते हुए। क्या लीगल रिक्वायरमेंट हर एक 4 इश्यूज हैं, हर एक में लिखना जरूरी है? नहीं। हाँ जी, इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। क्लियर? बी सिर्फ रिप्रोडक्शन है। बी या नोट कीजिए, बी का ताल्लुक ए से नहीं है। अगर कभी बी का ताल्लुक ए से हो ना, तो वो कहता है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ ए या एज इन केस ए अबव, आगे वो रिलेट करता है। ये पार्टनरशिप में जो राइट्स ड्यूटीज वाला कंसेप्ट था, राइट ड्यूटीज और लाइबिलिटीज वाला, हाँ जी बिल्कुल, राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटी सारा पूछ रहा है। हाँ जी, ड्यूटीज भी हैं, राइट्स भी है और लाइबिलिटीज। तो ये आपने बड़े वाली केस स्टडी सबसे एंड पे करनी है, जैसे हमने भी सबसे एंड पे की। तो इन शॉर्ट फिर से जरा क्विकली, एग्जाम में आपने कैसे, पहली चीज तो ये, अब आपने एग्जाम तक कम से कम 3 अटेम्प्ट्स फुल करनी है एक सिटिंग के अंदर। यानी एक दिन एक अटेम्प्ट, फिर एक दिन का गैप देके उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट, फिर एक दिन का गैप देके तीसरी अटेम्प्ट, ताकि आप फेमिलियर हो जाए इस सिस्टम के साथ। एक सिटिंग के अंदर फुल पेपर करना, इसकी आदत बन जाए, प्रैक्टिस हो जाए। फिर जब पेपर देने के लिए जाएंगे, रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद आपने एमसीक्यूज को स्क्रिप्ट पे लाजमी उतारना है, लाजमी। फिर उसके बाद आपने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद केस स्टडीज करनी है। केस स्टडीज में पहले छोटी केस स्टडीज, फिर एंड पे बड़ी केस स्टडी, सबसे बड़ी एंड पे। और इसमें आपने तरतीब लाजमी नहीं है, तरतीब आपके क्वेश्चन की कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन या पार्ट्स हर फ्रेश पेज पे करने हैं, ये जरूरी है। तरतीब से करना है
ये ज़रूर आपने आई कैप ने कहीं पे भी रिक्वायर नहीं किया हुआ कि क्वेश्चन तरतीब से करें। तो जिस चीज़ को आई कैप रिक्वायर नहीं करना उसका साइलेंट दूसरा मतलब ये होता है इसकी इजाज़त है, जो मना ना की हो आई कैप। हाँ जी क्लियर जी। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे फाइनल पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे इस लेक्चर का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज़।